क्या एक ही हेलो आया? गुड मॉर्निंग। जोश नहीं है? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हाल बेहाल है क्या? फर्स्ट डे ही अभी तो चालू हुआ है इंटर। डरा नहीं रही हूँ सही में। कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है? कुछ बोलो। एक पड़ाव पार किया है? सीपीटी पार की है? इंटर में आए हो? थोड़ा जोश तो होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मैं इनडायरेक्ट टैक्स की फैकल्टी हूँ। आप सबको जीएसटी पढ़ाऊंगी एक्सेल एकेडमी में। दिनेश सर ने आपको बता ही दिया होगा जीएसटी का कितना वेटेज है और डायरेक्ट टैक्सेस का कितना वेटेज है। 60-40 का रेशियो है। ठीक है। पेपर पैटर्न बताया कि एमसीक्यू आता है 30 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव इज 70 मार्क्स, राइट। एमसीक्यू में हम लोगों को लगता है जब इंट्रोड्यूस हुआ था कि भाई अब तो बल्ले बल्ले, पर ऐसा नहीं है बॉस। इंटर इज मच मोर डिफिकल्ट देन फाउंडेशन। डबल मेहनत, डबल क्यों, थ्राइस मेहनत, डेडिकेशन। सन्यासी बोला था आपको इंडक्शन प्रोग्राम में, सन्यासी बन जाओ। कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए तो बनना है, फिर तो आप उन लोगों से सीनियर हो। फिर तो सीना तान के ऐसे चौड़ा करके चलोगे, करेक्ट। चलिए मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगी, जीएसटी। हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी और कस्टम्स है एट प्रेजेंट डेट पे। कई कई जगह पुराने जीएसटी रिजीम से पहले जो टैक्सेस थे वो भी है, पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही है, सब जगह नहीं है। मोटा मोटी देखे तो जीएसटी है और कस्टम्स है। हमारे कोर्स में इंटर लेवल पे कस्टम्स नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, सिर्फ जीएसटी ही पढ़ाया है। तो भाई वही पढ़ेंगे, और वो भी एडवांस लेवल तो फाइनल में आएगा, बेसिक लेवल पे। डरना नहीं है। डरा दिया गया आप लोगों को इंडक्शन में ज्यादा। कर लेंगे इस बार 80 पार, ठीक है। ये सोच के चलेंगे तो हो जाएगा। साथ में मिलके करेंगे, समझेंगे। कुछ भी डाउट आए पूछ लेना। स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, टैक्सेस आप लोगों के हिसाब से क्या होता है? पता है, ज्यादा नहीं पता होगा, पर फिर भी आइडिया तो होगा। चार्टेड अकाउंटेंट्स बन रहे हो, कोई भी पूछेगा टैक्स क्या होता है तो उनको क्या जवाब दोगे? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? गवर्नमेंट के लिए इनकम और गवर्नमेंट पब्लिक से रेवेन्यू कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए अपना वर्किंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, कोई सर्विसेज देनी है, उसके लिए पैसा तो चाहिए। फोकट में तो कोई भी नहीं करता, सबको पता है। और इनकम का पार्ट, हमारा इनकम का पार्ट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैं जब 3rd क्लास में थी, आप लोगों को पता ही होगा मेरे फादर डायरेक्ट टैक्स के टीचर है, तो मैं उनकी क्लास में जाके टैक्स पे लिख देती थी, व्हाट डू मीन बाय टैक्स? टैक्स इज द सम ऑफ मनी विच पीपल गिव टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस। ये मेरे को 3rd क्लास से याद है। मेरे को उस समय पता नहीं था क्या क्या बोल रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, पर हाँ डेफिनेशन वही रटने वाला सिस्टम। पर जो भी है, टैक्स क्या होता है इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज? हमारी इनकम का ऐसा पार्ट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। जीएसटी भी एक तरीके का टैक्स ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये कितना घोटाले वाला टैक्स है, कितना सिंपल टैक्स है, ये तो आप लोग मुझे लास्ट क्लास में बताना पूरा समझ के कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। पर डे बाय डे ये टैक्स का कॉम्प्लिकेशन बढ़ती ही जा रही है। गवर्नमेंट इंक्रीज करती ही जा रही है। अभी बजट आया, फिर इंक्रीज कर दी कॉम्प्लिकेशंस। पर जो भी है, कानून तो वही बनाने वाले हैं और हमें पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। जाते सब है पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मेरा चैप्टर का फॉर्मेट ही हमेशा ये रहेगा, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर उसमें सिनॉप्सिस यानी इंडेक्स में क्या क्या है, हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इन दिस चैप्टर 1 वी विल बी रीडिंग अबाउट इंट्रोडक्शन,
देन मीनिंग ऑफ टैक्स, फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस है, पता तो होना चाहिए आपको कि कब क्या लगता है, किसका क्या यूज है, करेक्ट। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, फीचर्स सब करेंगे, साथ में मिलके करेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स का क्या मतलब है। चलिए एक बात बताइए, टैक्स का कंसेप्ट कहां से अराइज हुआ, एनी आइडिया, एनीवन, हिस्ट्री क्या है। पुराने जमाने में क्या होता था, टैक्स तो बोलता नहीं था कोई, सॉरी कुछ पूछा आपने। मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया में एक स्टेट ये है, एक ये स्टेट है, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में या विद इन अ स्टेट ओनली, कुछ भी मान लो, किसी ट्रेडर को अपना माल बेचना है तो उसको पहले राजा महाराजाओं को कर चुकाना पड़ता था। टैक्स को हिंदी में कर, की टैक्स पे करना पड़ता था, वैसे समझ लो। उस समय लोगों को पता नहीं था कि आगे जाके टैक्स होगा, पर होता तो वो कर ही था, टैक्स ही था। वहां से टैक्स का कंसेप्ट अराइज हुआ जो अब तक चल रहा है, ठीक है। उस समय राजा महाराजा को पे करना पड़ता था, वो आज की डेट में गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, मोनार्की तो है नहीं, करेक्ट। मान लो मैं ट्रेडर हूं, एम ट्रेडर हूं, मुस्कान इज अ ट्रेडर, कोई राजा है ए, मैं उसके रीजन में जाके अपना माल बेच रही हूं। वो लोग क्या करते थे, मान लो मैं 100 kg ऑफ गुड्स लेके आई हूं, 10 kg तो मेरे को उसको देना पड़ता था, करेक्ट। मॉनेटरी तो था नहीं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। उस समय लोगों का इतना फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी, तो वो अपना माल जो लेके आ रहे हैं उसमें से ही कुछ माल राजा महाराजा को देते थे, यही होता था। 10 किलो तो मेरे को उनको देना पड़ता था, पीछे कितना बचा, 90 किलो। 90 किलो में बाकी आम जनता में सेल करती थी, बांटती नहीं थी। बांटूंगी तो क्यों, सेल करूंगी ऑब्वियसली। अब एक चीज बताओ, जो मैंने 10 किलो राजा महाराजा को दिया है एज अ कर, क्या मैं उसकी कॉस्ट 90 किलो वालों जिनको दूंगी उनसे रिकवर नहीं करूंगी क्या? खुद के पॉकेट से बियर करूंगी क्या? नहीं करूंगी ना, उनसे रिकवर करूंगी ना। भले ही मैं अपना मार्जिन इंक्रीज करूं, चाहे मैं उसकी कॉस्ट इंक्रीज करूं, कैसे भी वो मेरा लुकआउट है, पर मैं रिकवरी तो करूंगी, खुद के पॉकेट से तो बियर नहीं करूंगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मेन कंसेप्ट ये होता है, रिकवरी करता है कौन करता है? सप्लायर। इधर ये सेलर हो गया, सेलर मानो है सप्लायर, वो रिकवरी करता है, किससे करेगा? रिसिपिएंट से, परचेजर से। एक्सेल एकेडमी आपको सर्विसेज दे रही है, कोचिंग की सर्विसेज। आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी, खुद की पॉकेट से तो बियर करेगी नहीं, और फिर गवर्नमेंट को पे करेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, मेन जो बर्डन होता है ना टैक्सेस का, वो शिफ्ट हो जाता है। इन दिस एग्जाम्पल, ट्रेडर वाला एग्जाम्पल ले लो, मैं रिकवरी करूंगी जनता से, बर्डन शिफ्ट। एक्सेल एकेडमी आपसे रिकवरी करेगी, बर्डन शिफ्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये होता है। पर क्या डायरेक्ट टैक्सेस में ये होता है क्या? क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेस में? इनकम पे लगता है, खुद की इनकम पे लगता है, किसी और की इनकम पे करोगे क्या? नहीं, बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, खुद पे ही बर्डन आता है। समझ आया? बेसिक फीचर, बेसिक डिफरेंस मानो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये है। ये तो पढ़ ली हमने सारी बात, इधर उधर की बकवास कर ली। टैक्स, टैक्स का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स मीन्स पेक्यूनरी या मॉनेटरी बर्डन। बर्डन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट कंपल्सरीली इम्पोज करती है। कोई भी वॉलंटरी पेमेंट करता है क्या टैक्स का? उल्टा तो हम और चोरी करते हैं। सही बात है, फैक्चुअल है, मैं कुछ तोड़ मोड़ के नहीं बोल रही हूँ। तो मॉनेटरी बर्डन है, कौन लेवी करता है? गवर्नमेंट लेवी करती है। किस पर लेवी करती है? कौन, किस पर, किसके अंडर में? सारी बातें कानून में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड का मतलब अलग अलग निकलता नहीं तो। और फिर एडवोकेट्स के पास जाते हैं, वो कैसे चुटकियों में केस सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड का मतलब अलग निकलता है, तो हम गवर्नमेंट का लॉ डिफीट कर देते हैं। इसी को तो एडवोकेसी कहते हैं। तो मॉनेटरी बर्डन है, कौन लेवी करता है? गवर्नमेंट लेवी करती है। किस पर लेवी करती है? अपॉन
पर्सन्स, लॉ में पर्सन्स लिखा है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया नहीं लिखा है। पर्सन की डेफिनेशन है, आगे जाके पढ़ेंगे, हर चीज की डेफिनेशन है, चैप्टर 2 डेफिनेशन का ही होगा, उसमें पढ़ेंगे। एक और चीज बताना, डेफिनेशन से याद आया, क्या आपको पता है क्या कि कोई भी लॉ में कोई भी डेफिनेशन किस सेक्शन में होती है? सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जनरली सारी डेफिनेशंस होती है, मोटा मोटी इसमें ही होती है। तो पर्सन्स की भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होगी, वहां पढ़ेंगे। गवर्नमेंट लेवी करती है, पर्सन पे लेवी करती है अंडर अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। व्हाट यू मीन बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी? गवर्नमेंट को लॉ और पावर बनाने की अथॉरिटी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के अंडर में ही है। ऐसे ही तो गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती ना। एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? गवर्नमेंट को पावर बनाने की अथॉरिटी कौन देता है? लॉ। लॉ के अंडर में ही गवर्नमेंट पावर रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है। कहीं तो लिखा होगा कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स और रेगुलेशन बनाए, और गवर्नमेंट ने क्या बनाया? लॉ। मैथमेटिक्स समझ रहे हो? गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और लॉ ही गवर्नमेंट को पावर देता है कि रूल्स और रेगुलेशंस बनाओ, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में यही है, यही फॉलो करेंगे। मॉनेटरी बर्डन अपॉन पर्सन्स बाय गवर्नमेंट अंडर अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। किस चीज के लिए? पर्पस क्या है? टू रेज फंड्स, फंड्स रेज करना, पैसा सब मांगता है। फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, क्यों फंड्स रेज करना? पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। समझ आया? इसी बात को नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख जाए। भाई लैंग्वेज तो वही है ना, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या 5 पार्ट? मॉनेटरी बर्डन है, पर्सन पे लेवी होता है, गवर्नमेंट लेवी करती है, अंडर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी लेवी करती है, फंड्स रेज करने के लिए लेवी करती है, और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक ही बात को भले 4 पार्ट में कैसे ही लिखो, हमारी कैपेबिलिटी है। ठीक है, समझ आया? सो टैक्स हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। टैक्स इज चार्ज बाय गवर्नमेंट अपॉन persons under a legislative authority to raise funds for providing public services, and it is a forced payment, voluntary payment नहीं है। ये बात कहाँ से निकल के आ रही है? ये लाइन कहाँ से निकल के आ रही है? ऊपर तो पढ़ा नहीं हमने, फोर्स्ड वर्ड कहीं पे आया क्या? बर्डन। बर्डन तो फोर्स्ड ही होता है, वॉलंटरी तो होता नहीं है। सो इट्स अ फोर्स्ड बर्डन। ये कोई तरीके का डोनेशन या वॉलंटरी पेमेंट नहीं है। हम गवर्नमेंट को डोनेट करते हैं क्या? वॉलंटरी पेमेंट करते हैं क्या? डोनेशन तो वॉलंटरी भी होता है ना, तो वो नहीं करते हैं, मॉनेटरी बर्डन है। करेक्ट? अब 2 टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं हमारे इंडिया में। सबसे पहले तो सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए फंड्स रेज करती है गवर्नमेंट थ्रू मीडियम क्या इसका? टैक्स। पर 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो मैंने आपको जीएसटी एग्जाम्पल दे दिया। डायरेक्ट टैक्सेस का क्या हुआ? इनकम टैक्स। एक और है वेल्थ टैक्स, सुना है कभी? 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं। तो एक चीज बताओ, आप लोगों के हिसाब से सिर्फ डीटी होना चाहिए क्योंकि बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है, हम क्यों मरे? ऑब्वियसली सब यही सोचेगा कि आप लोग क्यों मरो। आप लोग अगर गवर्नमेंट को एक्सेल एकेडमी को जीएसटी दे रहे हो, बर्डन आप पे शिफ्ट हो रहा है, तो आप लोग क्यों पेमेंट करोगे? सब ये सोचते हैं। आप लोगों के हिसाब से सिर्फ डीटी होना चाहिए या सिर्फ आईडीटी होना चाहिए या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज? क्या लगता है? कॉम्बिनेशन क्यों? पर जो एंड कंज्यूमर है, मान लो आप एंड कंज्यूमर हो, आप शॉपकीपर से कुछ परचेज करते हो, आप एंड कंज्यूमर हो, फिर तब तो देना ही पड़ेगा। वो देना क्यों पड़ेगा? लॉ में लिखा हुआ है, पर लॉ बनाया ही क्यों? फिर तो सिर्फ डीटी होता। सबसे पहले गुड नहीं होता, गुड्स होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना है। हाँ, वो उन्होंने ये बात बोली कि हम पे करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं, पर मैं तो कह रही हूं आया ही क्यों? जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिस्ट है ना, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो आप लोग, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने सजेस्ट किया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब
एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो इनको अलग अलग मत लगाओ, एक साथ ही लगाओ। उन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह करके पता किया कि एक साथ लगाना इज मच बेटर। हालांकि काफी कंट्रीज में आज भी सिर्फ डीटी लगता है और कई में सिर्फ आईडीटी लगता है। दुबई, इनकम पे टैक्स है या नहीं है? दुबई में नहीं है इनकम पे टैक्स, वहां पे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। काफी कंट्रीज में सिर्फ डीटी है, काफी में सिर्फ आईडीटी है, पर इंडिया में दोनों है, डीटी भी है और आईडीटी भी है। इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया। चलिए पढ़ते हैं डीटी और आईडीटी में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट, एग्जाम में ऐसा शायद आ सकता है क्योंकि देखिए आईडीटी इज मोर ऑफ अ थ्योरी पेपर एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें थ्योरी का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, डायरेक्ट टैक्सेस इज मोर कैलकुलेटिव। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ, कैलकुलेटिव से याद आया। मान लीजिए मैं अभी से आपको बता रही हूँ ताकि आपकी आदत पड़ जाए। मान लीजिए क्वेश्चन आया कोई एग्जाम में, डायरेक्ट टैक्सेस में सॉल्व करना है। डायरेक्ट टैक्सेस में आप आगे जाके पढ़ोगे 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है, सॉल्व करना है। तो उसमें आपको हर एक के वर्किंग नोट देने पड़ेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट वर्किंग नोट मांगती है और उसके सेपरेट मार्क्स है। मान लो एक कोई कैलकुलेशन की आपने, उसका मार्क्स अलॉट किया, 2 नंबर स्टेप मार्किंग है। 1 नंबर तो आपको वो फिगर के मिलेंगे और 1 नंबर वर्किंग नोट के। वर्किंग नोट नहीं दिया तो मार्क्स कट। काफी बार इंस्टीट्यूट ऐसा भी करती है, पेपर अगर डिफिकल्ट हो या इजी हो जो भी है, आधा नंबर तो सिर्फ फिगर का और 1.5 नंबर वर्किंग नोट का। तो वर्किंग नोट आपको लिखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो इसका झमेला इतना नहीं है क्योंकि थ्योरी पेपर ज्यादा है, पूरा ही थ्योरी कंटेंट है, पर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कानून पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे लॉ में पढ़ते हैं वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। सो डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंपैरिजन। डायरेक्ट टैक्सेस इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन अ पर्सन। डायरेक्टली एक बंदे पे डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, उसकी इनकम पे किए जाते हैं। एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन, और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट होता है। मतलब इसमें 2 पार्टीज हो गई, कौन कौन? गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स, 2 पार्टीज हो गई, डायरेक्ट बर्डन है। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस इज पेड टू गवर्नमेंट। पेमेंट तो ये भी गवर्नमेंट को ही जाता है, खुद के पॉकेट में नहीं रखता है, जाएगा गवर्नमेंट को ही, पर देगा कौन? बाय अ डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट पर्सन कौन हुआ? सप्लायर। और वो कलेक्ट किससे करेगा? एंड अल्टीमेटली बोर्न बाय अ डिफरेंट पर्सन, मतलब रिसिपिएंट। फॉर एन एग्जाम्पल, टू टेक एग्जाम्पल ऑफ एक्सेल अकेडमी ओनली, एक्सेल अकेडमी यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, गुड्स की नहीं है, सर्विसेज की है। आप लोग रिसिपिएंट है। एक्सेल अकेडमी आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट को पे करेगी, आप लोग तो पे नहीं करते। तो यहाँ पे 3 पार्टीज हो गई, कौन कौन? गवर्नमेंट, सप्लायर एंड रिसिपिएंट। सो दिस मीन्स कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय अ डिफरेंट पर्सन, पेड बाय अ डिफरेंट पर्सन। 3 पार्टीज है, पर डायरेक्ट टैक्सेस में 2 ही है। जिसके ऊपर बर्डन है वही पे करेगा, बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, 2 ही पार्टीज है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट हिमसेल्फ बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी बर्डन ऑफ टैक्स। तो जो पे करता है वही बर्डन बेयर करेगा, शिफ्ट नहीं होगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू एनी अदर पर्सन। आपका ट्रेडिंग पीएनएल बनता है, प्रॉफिट इतना आया, उस पे इनकम इतनी आई, उस पे इनकम टैक्स लगता है। अलग अलग बंदे का आप थोड़ी पे करोगे, आप मेरा टैक्स पे करोगे क्या? नहीं ना, खुद का ही पे करोगे ना, तो बर्डन शिफ्ट नहीं होता है ना। 2 ही पार्टीज है, टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट। पर एक्सेल अकेडमी क्या करती है? आपसे जीएसटी कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट को पे करती है। 3 पार्टीज है, नंबर 1। नंबर 2, बर्डन इज गेटिंग शिफ्टेड टू यू गाइज। समझ आया? टैक्स, द पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पे आप लोग अल्टीमेट कंज्यूमर हो, आप लोग आगे कहीं पे कुछ थोड़ी गुड्स एंड सर्विस सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आप ही कंज्यूम कर रहे हो उसको।
यहाँ पे ये वर्ड इसलिए लिखा, क्या होता है ट्रांजैक्शन चेन, पता है सप्लाई चेन क्या होती है? होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू एंड कंज्यूमर होता है। कोई माल होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा और फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। होलसेलर इस पे बर्डन शिफ्ट करता है रिटेलर पे, तो रिटेलर भी आगे शिफ्ट करेगा, तो एंड कंज्यूमर तो सी हुआ। समझ आया? तो बर्डन किस पे शिफ्ट हो रहा है? कंज्यूमर पे। Therefore, incidence of tax is shifted onto another person. Getting it? Next, आप लोगों को ये वर्ड्स का मतलब पता है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। फर्स्टली व्हाट इज प्रोग्रेसिव? थोड़ा तेज बोलो। इंक्रीज हो रहा है। एंड रिग्रेसिव इज वाइस वर्सा, डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग ये बताओ बिना पढ़े कि डायरेक्ट टैक्सेस आप लोगों के हिसाब से प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव है। कैसे? जितनी ज्यादा इनकम होता ज्यादा टैक्स, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। अंबानी ज्यादा टैक्स पे करेगा, पुअर कम टैक्स पे करेगा। प्रोग्रेसिव। सो डायरेक्ट टैक्सेस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर बिकॉज पर्सन पेइंग हाई, हैविंग हाई इनकम या हाई प्रॉपर्टी, इनकम पे भी लगता है प्रॉपर्टी पे भी लगता है, तो उनका हाई अमाउंट ऑफ टैक्स होगा। तो इसमें प्रिंसिपल पता है क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेस का? द प्रिंसिपल इज ऑन एबिलिटी टू पे, कितना पे करने की एबिलिटी है। वो कैसे पता चलेगा? इनकम ज्यादा है तो एबिलिटी टू पे ज्यादा होगी ऑब्वियसली। एंड जीएसटी विल बी रेग्रेसिव। कैसे पता चला रेग्रेसिव है? अंबानी होगा या पुअर होगा, दोनों ही जीएसटी पे करेंगे और उतना ही पे करेंगे। समझ आया? रेग्रेसिव इन नेचर क्यों? क्योंकि टैक्स इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, सबको पे करना है। ऑल कंज्यूमर्स विल हैव टू पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। चाहे अंबानी अगर शॉपकीपर से कोई गुड्स खरीदा, उस पर 18% जीएसटी है, मान लो 18 रुपए, तो अंबानी भी 18 रुपए पे करेगा और पुअर भी 18 रुपए पे करेगा। तो आप लोगों के हिसाब से प्रोग्रेसिव होना चाहिए या रिग्रेसिव ही? फिर तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि इधर तो पुअर पे भी बर्डन आ जाता है पेमेंट का। गवर्नमेंट क्या करती है? बोलने को तो रेग्रेसिव है, पर गवर्नमेंट क्या करती है? जो एसेंशियल कमोडिटीज है उन पे या तो नील रेट ऑफ टैक्स कर दिया है या फिर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया टैक्स पेमेंट से। एग्जेम्प्ट यानी टैक्स की छूट दे दी है, आपको टैक्स पेमेंट की जरूरत नहीं है। और जो लग्जरी आइटम्स है, हार्मफुल आइटम्स है, उन पर टैक्स रेट इंक्रीज कर दिए। अल्टीमेटली चाह तो वो प्रोग्रेसिव ही रहा है, पर है वो रेग्रेसिव नेचर का। समझ आया? सो वन इज प्रोग्रेसिव एंड अदर वन इज रेग्रेसिव। एक और चीज, डायरेक्ट टैक्सेस जनरल डायरेक्टली इनकम पे या वेल्थ पे लगते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला इनकम टैक्स और कोई जमाने में वेल्थ टैक्स भी होता था। दोनों ही डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है। डायरेक्टली इनकम पे इम्पोज होते हैं, मेरी इनकम इतना टैक्स खत्म। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे इम्पोज होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवीड ऑन मैन्युफैक्चर। किसका मैन्युफैक्चर? गुड्स का मैन्युफैक्चर। सर्विसेज का तो कैसे होगा? परचेज, इनको कहीं से परचेज किया तो हम जीएसटी पे करके आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये कैमरा कहीं से परचेज करती हूँ, कहीं से तो किया ही होगा, परचेज किया तो मैं अगले को जीएसटी पे करके आऊंगी। यहां से अगर मैं कुछ हाथ का मूवमेंट करूं तो ये हो गया मेरा अंदर आया जीएसटी, इनवर्ड, इसको कहते हैं इनवर्ड जीएसटी। यहां से करूं तो आउटवर्ड जीएसटी, यानी जो किस पे लगता है? एंड कंज्यूमर पे तो बर्डन आता है, पर सेल पे लगता है। सेल करूंगी तभी आउटवर्ड जीएसटी कलेक्ट करूंगी। सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं तभी हम आउटवर्ड जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इनवर्ड यानी कहीं से मैंने परचेज किया। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेकेंड ऑन परचेज, सेल पे भी लगता है, इनफैक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे भी लगता है। जीएसटी इज लेविड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम्स भी लगता है और जीएसटी भी लगता है, दोनों लगता है। वो अलग बात है, आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट पे
जीएसटी के रेट नील कर दिए, 0 रेट कर दिए, पर वो आगे लिखा हुआ है। पर अभी लगता है या नहीं लगता है वो अलग बात है। देखिए 2 चीज होती है, लगता है या नहीं लगता है। नहीं लगता है तो बात ही खत्म हो गई, पर लग के 0 रेट कर दिया तो अलग बात है। लग तो रही है पर रेट 0 है। समझ आया? सो परचेज, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, कंज्यूम कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। जीएसटी में वर्ड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाई है, क्योंकि आप सोचो कि खुद सप्लाई का मीनिंग और वाइड हो जाता है, सेल का मीनिंग नैरो है। सेल यानी बेचना, सप्लाई में सेल भी इंक्लूडेड है, उसके अलावा 4 चीजें और इंक्लूडेड है। समझ आया? सो जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट, कोई इवेंट टैक्सेबल, जैसे एक बात बताओ, डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? इनकम। इनकम हुई तो टैक्स लगेगा, नहीं हुई तो नहीं लगेगा, तो वो किस पे लगता है? इनकम पे। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई। थोड़ी आगे की बात है, अभी बता दी है। पर चलिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगता है? परचेज, सेल, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सप्लाई, इन सब पे। ठीक है? एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम में कोई पॉइंट नहीं आया तो एक एग्जाम्पल तो डाल ही देना डिफरेंस में, कि ये होता है इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स पे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है जीएसटी और कस्टम्स पे। समझ आया? एक बार रिकैप। डेफिनेशन में क्या था? 2 पार्टीज होती है, टैक्स पेयर और गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट टैक्सेस है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस में 2 पार्टीज होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में 3 पार्टीज, सेलर, परचेजर एंड गवर्नमेंट। इधर क्या होता है? बर्डन शिफ्ट नहीं होता है इधर, दिस इज डायरेक्ट टैक्सेस। बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्सेस इज प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इज रेग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस जनरली इनकम पे लगता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट टैक्सेस परचेज, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सब पे। और एग्जाम्पल क्या हुए इन दोनों के? डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी और कस्टम्स। ये तो हमने पढ़ लिया। एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देख लें कि भाई हो क्या रहा है, समझ में तो आ नहीं रहा है। क्यों? टैक्स पेयर इनकम टैक्स भी पे कर रहा है, जीएसटी भी पे कर रहा है, तो उसका ट्रेडिंग पीएनएल सब कैसे बनेगा? है तो भाई कॉमर्स के ही, सब फिगर्स से ही समझते हैं हम लोग। सही बात है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का। मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कोई एक बंदा है ए, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विसेज टू स्टूडेंट्स। एक्सेल एकेडमी समझ लो, कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान उन्होंने कलेक्ट किया स्टूडेंट्स से फीस, हमने आप लोगों से फीस कलेक्ट करी, और फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर किए। बट ट्रेडिंग पीएनएल में यही तो होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो हमारा इनकम क्या होगा? फीस कलेक्ट करना, और एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस वगैरह ये सब। सबसे बड़ा फीस का पेमेंट, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारा? फैकल्टी को पेमेंट करना, स्टाफ की सैलरी, फैकल्टी की सैलरी, या जो भी पेमेंट करना। तो इनकम तो क्या हुई? फीस कितनी रिसीव हुई स्टूडेंट से? मान लो 21 लाख रिसीव किया, उस पे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, हाँ या ना? करेंगे। 18% है मान लो जीएसटी की रेट, कोचिंग सर्विसेज पे 18% ही रेट है, तो जीएसटी कितना हुआ? 3,78,000। टोटल हमने कलेक्ट कितना किया? 2478, पर इसमें से जीएसटी कितना है? 378, और फीस के लिए कितना है? 21 लाख। फैकल्टीज को पेमेंट किया 14 लाख मान लो पेमेंट किया, जीएसटी 18% के हिसाब से 2,52,000 विल बी जीएसटी अमाउंट, और पेमेंट टोटल कितना हुआ? 16,52,000। कंज्यूमेबल्स परचेज किए। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? जेरोक्स, बुक्स, ये सब, नोट्स वगैरह, इनकी प्रिंटिंग कराई, जेरोक्स, स्टेशनरी आइटम परचेज किया, कुछ भी ले लो, बोर्ड पे मार्कर्स वगैरह चाहिए होते हैं, डस्टर्स, मार्कर्स, कंज्यूमेबल परचेज किया। 40,000 का परचेज किया, जीएसटी रेट 18% के हिसाब से 7,200। तो टोटल कितना जीएसटी हुआ? 7,200, और टोटल पेमेंट कितना हुआ? 47,200।
स्टाफ को सैलरी पेमेंट की। स्टाफ कौन है? तरुण भैया, रमेश भैया, ये सब स्टाफ हुए। इनको पेमेंट किया 70,000। जीएसटी में पढ़ेंगे कि अगर स्टाफ को कुछ पेमेंट करते हैं तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे नील जीएसटी लिखा है। आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए समझ लो, स्टाफ को पेमेंट किया जीएसटी नहीं लगता है। फर्स्ट क्लास में सब तो होगा नहीं, तब आप जीएसटी एक ही दिन में तो समझ नहीं पाओगे ना। तभी तो मैंने कहा लास्ट डे बताना कितना इजी है, कितना सिंपल है, कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो 70,000 स्टाफ को पेमेंट किया जिसपे जीएसटी की रेट नील है, तो विदाउट जीएसटी 70,000 ही पेमेंट हुआ। एक बार अकाउंटिंग एंट्रीज बता दो इनकी। फीस रिसीव हुई, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? एक्सेल एकेडमी क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा बुक्स में? बैंक डेबिट कितने से? 2 फीस लिख दो एक बार। कितने की? 2478। 21 क्यों? 2478 आया ना, पर फीस के तो 21 लाख किया है और बाकी का जीएसटी है। कितने का? 378। नंबर सेकंड, फैकल्टीज को पेमेंट किया, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी? फैकल्टी पेमेंट ऐसे लिख दूं, कितने का? 1652 या 14? 14 होगा। पेमेंट को कितना किया फैकल्टी को? फिर क्या लिखूंगी? जीएसटी 252। कंज्यूमेबल्स परचेज किए, क्या एंट्री होगी? परचेज कंज्यूमेबल्स कितने का? बाकी का जीएसटी 7,200। सैलरी की क्या एंट्री होगी? सैलरी कितने से? इसमें तो जीएसटी की बात ही नहीं है। टू बैंक। चलो ये तो एंट्रीज आपने बता दी। एक चीज बताओ, अब ये जीएसटी का क्या होगा? ये अकाउंट खुला हुआ है, क्लोज तो होगा, क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट तो करना पड़ेगा, खुद की पॉकेट में तो रखेंगे नहीं, उससे सेट ऑफ होगा और नेट गवर्नमेंट को पे होगा। तो सेट ऑफ करो, कितना आता है? कैसे होगा सेट ऑफ? हमने कलेक्ट की फीस, तो हमारा आउटवर्ड में जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ? 378। इनवर्ड में जीएसटी हम कितना पे करके आए? कितना पे किया? एक तो फैकल्टी को पे किया 252 का, और एक और कंज्यूमेबल्स पे परचेज किया 7,200 का। तो क्या कैलकुलेट? 378 माइनस 252 माइनस 7,200। नेट पेमेंट कितना हुआ गवर्नमेंट को? 1,18,800। इतना गवर्नमेंट को पे होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को पे होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अकाउंटिंग एंट्रीज तो नहीं लिखेंगे एग्जाम में जीएसटी में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका प्रोफॉर्मा क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा? टोटल जीएसटी कलेक्टेड, आउटपुट जीएसटी, इसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी, 3,78,000 लेस इनपुट क्रेडिट। ये जो हम इनवर्ड में पे करके आए, इसको हम आगे जाके बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि हम इतने की क्रेडिट ले सकते हैं। भाई साफ हिसाब किताब है, हम लोगों ने आप लोगों से 378 कलेक्ट किया, पर हमने कहीं से पे भी किया, तो हमें उसकी क्रेडिट तो मिलनी चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट को क्या ज्यादा पे हो जाएगा? 378 पूरा पे हो जाएगा और यहाँ से हमने पे किया वो और जाएगा, डबल लॉस हो जाएगा हमें, गवर्नमेंट को डबल फायदा। गवर्नमेंट, आप लोग बोलोगे फिर तो बढ़िया है, क्यों लॉ बनाया ऐसा? गवर्नमेंट नहीं कहती हमें ज्यादा दो, पर जितना है उतना तो दो। हम तो उतना भी नहीं देते हैं, चोरी करते हैं। सही बात है। तो आउटपुट कितना हुआ? 378 लेस इनपुट। इनपुट की क्रेडिट तो मिलनी चाहिए, कितना? 252 और
7,200, तो नेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा 1,18,800, और लॉजिकल भी है, इतना ही जाना चाहिए, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड। समझ आया? ये तो हो गई जीएसटी की बात। बुक्स भी मेंटेन करनी है। इसकी नेट एंट्री क्या होगी? जीएसटी डेबिट टू बैंक कितना 1,18,800। एक चीज बताओ, ये तो जीएसटी की बात हो गई, ट्रेडिंग पीएनएल में कैसे क्या जाएगा? ट्रेडिंग पीएनएल में क्या मैं ये लिखूंगी क्या 24,78,000 फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, पीएनएल में ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। हमारे लिए वो सेल ही हो गई ना, सेल ही मान लो, परचेज सेल। तो सेल मैं 24,78 बताऊंगी या 21 लाख बताऊंगी? 21 लाख बताऊंगी। और परचेज पेमेंट कितने का बताऊंगी? 14 लाख या 1652? 14 लाख। तो इससे क्या पता चलता है? ट्रेडिंग पीएनएल जो होता है ना, वो हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है या इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही बनता है। फिर हम इसको अब इनकम टैक्स की बात करते हैं। वैसे आप पढ़ोगे इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, पर फिर भी बताती हूँ। फीस कितनी आई? 21 लाख, पेमेंट 14 लाख, कंज्यूमेबल 40,000 और स्टाफ को 70,000। इनकम टैक्स इतना पेमेंट कर दिया, प्रॉफिट पे इतना इनकम टैक्स बना, इतना पेमेंट कर दिया, वो भी पीएनएल में तो जाएगा हमारे, और नेट प्रॉफिट इतना आया। ऐसे ही पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ आज की डेट में। पर जब हम इनकम टैक्स निकालेंगे 31,720, इसकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी कैसे निकला। उसमें क्या करते हैं, आप लोग टैक्स में पढ़ोगे डीटी में, दिनेश सर बताएंगे। नेट प्रॉफिट कितना हुआ 558, उसमें इनकम टैक्स ऐड करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। मतलब इनकम टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं और अगर वो ट्रेडिंग पीएनएल में आ रहा है तो उसको डिसअलाउ करते हैं, मतलब वापस ऐड बैक करते हैं। फिर टोटल इनकम कितनी हुई 5,90,000। 5,90,000 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे 31,720। नहीं समझ में आया दिमाग मत लगाना, क्योंकि फर्स्ट क्लास में समझ नहीं आएगा। आप जब डीटी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा क्यों ऐड बैक करते हैं, क्यों लेस करते हैं। तो अभी इतना बता दो, इनकम कितनी, इनकम टैक्स कितना हुआ 31,720, और जीएसटी कितना पे किया 1,18,800। अलग अलग चीजें। समझ आया क्या? एक चीज बताओ, क्या मिस्टर ए, ऊपर एग्जाम्पल मिस्टर ए का ही था, मैंने आपको एक्सेल अकेडमी से समझाया था, तो मिस्टर ए, क्या मिस्टर ए खुद की पॉकेट से जीएसटी पे कर रहा है क्या? किसको शिफ्ट कर रहा है? कंज्यूमर्स को। तो इस केस में एक्सेल अकेडमी आपसे कलेक्ट करके जीएसटी पे कर रही है। पर क्या इनकम टैक्स जो आया 31,720 वो हम आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, खुद की पॉकेट से पे कर रहे हैं? खुद की पॉकेट से। तो इज मिस्टर ए पेइंग इनकम टैक्स फ्रॉम हिज ओन पॉकेट? यस। और ऊपर नो। समझ आया? आज इतना ही करें, फर्स्ट क्लास है। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कल से करेंगे, ठीक है? बाय, थैंक यू।